लेना चाहिए था कि खतरनाक है या नहीं। मिंग क्लास मॉनिटर की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तभी उसे एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, लाओ वैंग ने तुम्हारी सुपर बुल टेक्निक को सीख लिया है। अब क्योंकि लाओ वैंग एक टीचर है, तुमने उसे सिखाकर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। उस अकेले के इस स्किल को सीखने से सभी सिटीजन्स की पावर के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, उन सभी की कॉम्बैट पावर इंक्रीज होगी, इसलिए तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। इसी के साथ लाओजी को 55 कंट्रीब्यूशन पॉइंट और मिल जाते हैं। ये पढ़कर लाओजी सोचता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया। टीचर लाओ को भी मेरी स्किल के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लास मॉनिटर, अब जो तुम करना चाहते हो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तो ये क्लास बिल्कुल भी बंद होने वाली नहीं है। ये सोचने वाले मैंग पूरी क्लास से कहता है, ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, और जूफिक्स भी अपनी गलती मान लेगा। हम इस क्लास को बंद करने के लिए तैयार हैं। आज के बाद से ये क्लास नहीं लगेगी। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट मैंग से कहते हैं, मैंग ऐसा मत करो, इस क्लास को चलने दो, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। दूसरा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस क्लास को चलते रहना चाहिए। इसी समय क्लास के गेट पे कोई आता है, ये जूफिक्स है। जूफिक्स क्लास के अंदर आके मिंग के कान पे धीरे से कहता है, मिंग हमारी सीक्रेट क्लास के बारे में टीचर को पता चल चुका है। टीचर लाओ ने मुझे उन्हें उस स्किल को सिखाने के लिए कहा, मैंने उन्हें सिखा दी, उनको ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस क्लास को सीक्रेटली नहीं रखेंगे, बल्कि इस क्लास को पब्लिक के लिए करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस स्किल को सीख सकते हैं हमसे। मैंने अभी तक उन्हें कोई भी जॉब नहीं दिया है, क्योंकि ये स्किल तुमने मुझे सिखाई है, इसीलिए अब सब कुछ तुम पर है, तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। जिस सुनने के बाद में नाटक करते हुए पूरी क्लास से कहता है, क्या सच में जूफिक्स ऐसा हुआ है? टीचर ने हमारी सीक्रेट क्लास को बंद कर दिया, आज के बाद से आगे क्लास नहीं लगेगी। ये सुनने के बाद क्लास मॉनिटर खुश होता हुआ कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, ये क्लास बंद हो गई। वैसे भी अच्छे स्किल को सीखने के लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। अब सब कुछ हमारे हार्डवर्क पर है। किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस क्लास से शुरू होने से पहले भी हम अच्छे से ट्रेनिंग कर ही रहे थे। हम फिर से अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे और खुद को बहुत पावरफुल बनाएंगे। हमारी क्लास किसी भी स्टूडेंट को पावरफुल बनने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। बस तुम सब मेरी बात मानो, जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाओ, मैं तुम सभी को बहुत पावरफुल बना दूंगा। तभी मिंग आगे कहता है, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्लास मॉनिटर की बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचर ने डिसाइड किया है वो सीक्रेट क्लासेस आज से बंद हो जाएगी। अब से उस सीक्रेट क्लास को सीक्रेट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि टीचर्स ने अब से डिसाइड किया है सुपर बुल टेक्निक को क्लास के सभी स्टूडेंट को सिखाया जाए। मिंग की ये बात क्लास मॉनिटर को तीर से चुभती है, उससे धक्का सा लगता है। तभी एक टीचर क्लास के अंदर आता है और क्लास मॉनिटर से कहता है, क्लास मॉनिटर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मिंग कहता है, टीचर मैं आपको बताता हूँ, क्लास के अंदर अभी बहुत ज्यादा गलत हुआ है, मैं और जूफिक्स दोनों के दोनों अपनी गलती को मानते हैं। टीचर कहता है, क्या हुआ, कौन सी गलती? मिंग कहता है, अभी भी क्लास मॉनिटर ने हमें बताया कि सुपर बुल टेक्निक जो कि जूफिक्स इन सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एक अधूरी टेक्निक है जिसे सीखने पर स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है। इससे जूफिक्स को और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। जूफिक्स का तो पूरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो चुका है। जूफिक्स अब किसी को भी ये स्किल सिखाना नहीं चाहता। ये सब कुछ हमारे इस क्लास मॉनिटर की वजह से हुआ है। इसी वजह से हमारी पूरी क्लास इस क्लास मॉनिटर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो सब की सब इसको गालियां बक रहे हैं। जैसे मिंग ये लाइन कहता है, क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स उस क्लास मॉनिटर को गालियां बकने लगते हैं। मिंग धीरे से उन सभी को रोकने का नाटक करने लगता है, उनसे कहने लगता है शांत हो जाओ, लेकिन कोई भी नहीं रुकता, गालियां लगातार चलती रहती है। तभी टीचर कहता है, स्टूडेंट्स सब के सब चुप हो जाओ, अब किसी के मुंह से भी बिल्कुल आवाज देनी चाहिए, तुम सभी को शर्म आनी चाहिए, तुम सब अपने क्लास मॉनिटर को इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहे हो, वो भी एक टीचर के सामने। मिंग कहता है, हम सभी को माफ कर दीजिए सर, मैंने तो किसी तरह से अपने आप को काबू में रख लिया, क्योंकि मैं ज्यादा गालियां नहीं बिकता, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ये सभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इन सभी को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। टीचर कहता है, तुम सब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ, जिसके बाद में तुम सभी का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाएगा। मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ, सुपर बुल टेक्निक पूरी तरह से सही टेक्निक है। इसे सीखने पर नॉर्मल केसेस में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस आप सभी को ये स्किल टीचर से गाइडेंस में सीखनी है, बाकी इसके अलावा इस स्किल को सीखने में कोई भी नुकसान नहीं है। जिस सुनने के बाद में सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिंग कहता है, टीचर एक बात और है, मुझे पता है स्कूल क्लास मॉनिटर को कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देता है ताकि वो उन्हें स्टूडेंट्स को दे सके, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट्स की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है जूफिक्स इन सभी स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था, तो कैसा रहेगा अब से ये सारी रिसोर्सेज जूफिक्स को दिए जाएं, क्योंकि जूफिक्स ही सही मायनों में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ठीक तरह से काम कर रहा है। टीचर कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर मिंग क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मनाना रखता है। वो एक स्टूडेंट से कहता है, उस स्टूडेंट को इस बात से दिक्कत होती है, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी मना नहीं करता। फिर मिंग इस बारे में क्लास की दूसरी स्टूडेंट से पूछता है, उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर मिंग क्लास मॉनिटर से पूछता है, क्लास मॉनिटर क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? क्लास मॉनिटर खड़ा होकर कहता है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास का जिससे अच्छा हो, जिस भी तरह से क्लास को प्रॉफिट मिले, मेरे को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। टीचर्स को जो सही लगे वो कर सकते हैं। तभी मिंग हंसते हुए जूफिक्स से कहता है, जूफिक्स क्लास मॉनिटर को थैंक यू बोलो। क्लास मॉनिटर जूफिक्स को देखता है और उसे कहता है, जूफिक्स तुम इसके लायक हो, टीचर तुम्हें जो कुछ भी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो।
ये कहते हैं उस क्लासमेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है इन रिसोर्सेज को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने कितनी बार मेरे अंकल से बात की, फिर उन अंकल ने स्कूल के अंदर बात की, तब जाकर मुझे एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट मिली है और तब जाकर मुझे रिसोर्स मिलना शुरू हुए हैं। लेकिन अब तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से ये रिसोर्सेज जा रहे हैं कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। टीचर पूरी क्लास को समझा रहा होता है। वो उनको बताता है आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम के अंदर 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड होगा फिजिकल टेस्ट राउंड, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी को चेक किया जाएगा। इस फिजिकल राउंड के अंदर भी 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में आपकी पंचिंग पावर देखी जाएगी, सेकंड राउंड में शूटिंग स्किल्स को, और थर्ड राउंड में एक स्प्लिट रेस होगी। इस पूरे फिजिकल राउंड को केवल 150 स्टूडेंट्स ही पास कर पाएंगे। उसके बाद में आएगा सेकंड राउंड, रिवीजन राउंड। इस राउंड में आपकी ब्रेन पावर को चेक किया जाएगा। और फिर थर्ड राउंड आएगा कॉम्बैट बैटल राउंड, जो कि आप सभी का एक रियल टेस्ट होगा, जिसमें आपको सिटी के बाहर उन मिस्ट के आसपास में लेके जाया जाएगा, जहाँ पर मॉन्स्टर्स आपके ऊपर अटैक करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को उन मॉन्स्टर्स में फाइट करनी होगी। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो स्टूडेंट जो कि इस पर नहीं जाना चाहते या फिर जिन्हें हल्का सा भी डर हो, वो यहीं पर रुक जाना। उनको इस टेस्ट पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट इस टेस्ट के बारे में भूलकर स्पेशलाइज्ड एग्जाम के बारे में अच्छे से तैयारी करें। तभी एक स्टूडेंट कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट रेस के अंदर अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो कॉम्बैट में भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है उसकी कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो, इसलिए केवल आप रेस के बिहाफ पर उसकी कॉम्बैट स्किल को जज नहीं कर सकते। तभी टीचर गुस्सा होते हुए कहता है इस दुनिया में सही गलत की बात मत करो, यहाँ पर वही सही है जिससे तुम्हारी जान बचे। इसलिए जान बचाने के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ करना होगा। अगर सही गलत के हिसाब से सोचा जाए तो हमारा यहाँ पर होना भी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस जगह पर हमारे ऊपर कई बार मॉन्स्टर्स ने ज़ॉम्बी से अटैक किया है, जो कि कभी भी अटैक करते वक्त सही गलत नहीं देखते हैं। वो केवल अटैक करते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खत्म कर देते हैं। जब वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तब हमें कौन बचाता है? सुपर बीइंग, सुपर हीरोज। वो कहीं ऐसे ही आसमान से नहीं टपकते, उन सभी को हम तैयार करते हैं। वो उस फाइट के अंदर अपने हाथों का, पैरों का, यहाँ तक कि अपने दांतों का भी यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अपनी पावर को सही तरह से यूज नहीं करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। अगर किसी कारण से वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाते तो किसी मॉन्स्टर या ज़ॉम्बी से ये नहीं कर सकते ये सही नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इसके लिए रुकेगा नहीं। इसीलिए अब मैं तुम सभी स्टूडेंट से एक और बात कहना चाहता हूँ। पिछले साल भी इस एग्जाम के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स गए थे और काफी सारे स्टूडेंट इसमें मारे गए थे। इस बार हमने सोचा है पिछली बार जितने स्टूडेंट्स मारे गए थे उससे डबल स्टूडेंट्स इस बार मारे जाएंगे। ये एग्जाम पिछली बार से ज्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए एक बार फिर से सोच लेना कि कौन इस एग्जाम के लिए जाना चाहता है और कौन नहीं। ये सुकर भी सोचने लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है टीचर्स को भी और बाकी सभी हायर अथॉरिटीज को पता चल चुका है कि मॉन्स्टर्स काफी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और मॉन्स्टर के साथ साथ हमें भी इवॉल्व होना होगा और खुद को पावरफुल बनाना होगा। इसी वजह से इस साल ये सारे राउंड और भी ज्यादा हार्ड कर दिए गए हैं। तभी टीचर आई कहता है अब मुझे पूरा यकीन है आप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से मेरे साथ में कॉम्बैट रूम के अंदर चलो, वहाँ पर जाकर अच्छे से ट्रेनिंग करो, क्योंकि इन 3 राउंड्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले स्कूल के इनर राउंड्स को खत्म करना होगा। अगर आप इन राउंड्स को पार नहीं कर पाते हो तो इन आउटर राउंड्स के अंदर भी नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए टीचर उस रूम से बाहर निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स उस कॉम्बैट रूम के अंदर है। टीचर उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है स्टूडेंट्स मेरे पास में तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। तुम सभी को केवल एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी करनी है। जो भी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर लेगा उस स्टूडेंट को इस स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जैसा कि हर साल दिया जाता है। इन रिसोर्सेज का यूज तुम खुद की पावर को बढ़ाने में और खुद की कॉम्बैट स्किल्स को इंप्रूव करने में कर सकते हो। चलो अब इस राउंड को शुरू करते हैं। टीचर कहते हैं सभी स्टूडेंट बिखर जाते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है उस रात को बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हम पर अटैक कर दिया था, इसी वजह से पूरी रात मैं तो सो ही नहीं पाया। अब मुझे नहीं लगता आज की इस एग्जाम के अंदर मैं अपनी फुल पावर को यूज कर पाऊंगा। तभी टीचर का इशारा मिलते ही एग्जाम शुरू होता है। कुछ स्टूडेंट्स पंचिंग मशीन पे अपना पंच मारकर अपनी पावर दिखाते हैं, जिससे टीचर बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। टीचर उससे कहता है तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है, तुम टॉप 5 में रहो और ज्यादा इंक्रीज करो। फिर कुछ स्टूडेंट्स की रेसिंग शुरू होती है, जिसमें वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं। टीचर ये देखता है और सबसे आगे वाले स्टूडेंट से कहता है तुम्हारी स्पीड अभी बहुत ज्यादा कम है और तेज स्पीड से भागो। इसी समय क्लास की लड़कियां भी अपनी अलग लगी हुई है, वो अपने तरीके से अपना एग्जाम दे रही है। मिंग साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है और ये सब कुछ देखकर टीचर बहुत शौक में है। टीचर सोचता है वो स्टूडेंट जिन्होंने उस सीक्रेट क्लास को ज्वाइन किया था उन सभी की पावर में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। इससे एक बात तो साफ है, सुपर बुल टेक्निक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जितना सिंपल हम समझ रहे थे वो उतनी सिंपल नहीं है, उससे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। तभी एग्जाम देने की मिंग की बारी आती है। मिंग एक जगह पर आके खड़ा हो जाता है। जो फिक्स और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिंग को सपोर्ट करते हैं। तभी क्लास मॉनिटर मिंग के पास में आता है और उसे कहता है मुझे सब कुछ पता है, जो फिक्स का इतना इंक्रीमेंट, ये सब कुछ इस सब में किसी न किसी तरह से तुम्हारा आता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। जो फिक्स और तुम बिल्कुल कचरा रहोगे, तुम बस वो कचरे हो तो जरा सी हवा आने पर हवा में उड़ने लगे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हवा हमेशा चलती रहेगी और तुम हवा में उड़ते ही रहोगे।
एक टाइम आएगा जब तुम्हें वापस जमीन पे गिरना पड़ेगा, और फिर उस समय तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि एक कचरे के साथ में होता है। तुम्हें उठा के किसी डस्टबिन के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर लाजू सोचने लगता है इसकी बातें अभी भी पिछली लाइफ जैसी ही है। मुझे याद है पिछली लाइफ में भी इसने ऐसा ही कुछ कहा था, तब मैंने इसे फाइट के लिए चैलेंज किया था। फाइट शुरू हुई, स्टार्टिंग में तो मैं जीत रहा था, लेकिन इसने तभी अचानक से फाइट के अंदर कोई स्पेशल स्किल को यूज किया। इसकी वो सीक्रेट स्पेशल टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसका एक अटैक पड़ते ही मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। ये सोचते हुए मिंग चुपके से अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और उस जेब के अंदर से एक पेन को चेक करने लगता है और फिर हंसते हुए आगे सोचता है, लेकिन इस लाइफ में सब कुछ अलग है सिवाय इसकी बातों को छोड़कर। मैं भी काफी ज्यादा अलग हूँ, मैं बेकार में इससे फाइट नहीं करूंगा। तभी जूफिक्स चिल्ला के मिंग से कहता है, मिंग आगे बढ़ो, अब तुम्हें एक नया रिकॉर्ड बनाना है। तभी वो क्लास मॉनिटर मिंग के पास में आता है और उसे कहता है, मिंग अब तुम्हारी बारी है, ये सब के सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मिंग अभी भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और थोड़ा सा वार्म अप करने लगता है। तभी क्लास मॉनिटर सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहता है, देखो मिंग को देखो, मिंग की अब रेस होने वाली है, हम सबको मिंग को सपोर्ट करना चाहिए। हम सब कम से कम मिंग को चेयर तो कर ही सकते हैं। मिंग सोचने लगता है ये नहीं सुधरेगा। फिर मिंग उन बाकी स्टूडेंट से कहता है, मेरे से ज्यादा उम्मीद मत लगाना, कल रात को और पिछली कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता आज की रेस के अंदर मैं कुछ खास कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता इस रेस के अंदर मैं अपनी हाफ स्ट्रेंथ को भी सही तरह से यूज कर पाऊंगा। तभी एक स्टूडेंट मिंग से कहता है, मिंग हमें पता है तुम्हें कितना आता है, इस एग्जाम को पास करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बस कुछ करो, किसी भी तरह से इस एग्जाम को पास करो। एग्जाम को पास करने के बाद मेरे से आके मिलना, मैं तुम्हें सुपर बुल टेक्निक सिखा दूंगा, इससे तुम जिंदा रहने लायक काबिल तो हो ही जाओगे। तभी क्लास मॉनिटर मिंग का मजाक करते हुए कहता है, मिंग कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, तुम्हें खुद को हमसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद को केवल खुद से कंपेयर करो और कोशिश करो खुद को सबसे बेस्ट देने की। तभी मिंग रेस की पोजीशन में आता है और सोचता है, मेरी बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है, मैं इस टाइम पे रेकलेस बुल टेक्निक को यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिपेल फोर्स का यूज कर सकता हूँ, उसी का मुझे इस रेस के अंदर यूज करना होगा। ये कहते हुए मिंग अपनी बॉडी के अंदर रिपेल फोर्स को एक्टिवेट करता है। ये देखकर क्लासमेट बहुत चौंक जाता है, वो सोचता है ये क्या हो रहा है, इसमें इतनी फोर्स कैसे दिखाई दे रही है। मिंग कहता है, क्लासमेटर थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरा फोर्स बहुत ज्यादा होगा, शायद तुम सहन ना कर पाओ। ये कहने के बाद मिंग जोर से भगना शुरू करता है। उसके भगने की स्पीड ज्यादा तेज होती है कि वह बहुत जोर हवाएं चलने लगती है। इससे क्लास मॉनिटर का पूरा मुंह टेढ़ा हो जाता है। मिंग की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा आती है और मिंग उस 100 मीटर की रेस को केवल 8 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। इस रिजल्ट से मिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता और बाकी स्टूडेंट बहुत सारे चौंके हुए होते हैं। मिंग सोच रहा होता है, मैं जानता था मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, मैं इस टाइम पे अपने पिछले रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा पीछे हूँ। तभी जूफिक्स मिंग के पास में आता है और मिंग को चौंकते हुए देखने लगता है। मिंग कहता है, मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे पता है मेरी स्पीड काफी ज्यादा कम थी। ये सुनकर जूफिक्स और भी चिढ़ जाता है। जूफिक्स मिंग से कहता है, तुम इतनी तेज स्पीड को इतना कम कह रहे हो, इतनी ज्यादा स्पीड को कम कहना ये हमारी बेइज्जती की तरह है। तभी टीचर ही मैंग से पूछने लगता है, मैंग तुम्हें इतना सब कुछ कैसे आया, तुम इस स्किल को इतनी अच्छी तरह से कैसे कर पाए। मिंग कहता है, पिछले 1 साल से मैं एक हॉस्पिटल के अंदर था, मेरे पास में करने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसी की अच्छे से ट्रेनिंग की। अगर बाकी कोई और स्टूडेंट मुझसे ये सीखना चाहे तो मैं उन्हें ये सिखाने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में उन्हें मुझे कुछ रिसोर्सेज देने होंगे जो कि मेरी आगे की ट्रेनिंग में काम आएंगे। इसके बाद मिंग का पंजी का टेस्ट होता है। मिंग उस मछली के पास में आकर बस धीरे से अपना हाथ घुमा देता है और इसी से मिंग के पंच की पावर 218 किलो हो जाती है। ये देखो सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं, इस लड़के ने अपने हाथ को इतना आराम से घुमाया, इसके बावजूद भी पंच की पावर इतनी ज्यादा कैसे आई। तभी जूफिक्स वापस से मिंग की तरफ घूमने लगता है। मिंग कहता है, जूफिक्स मेरा विश्वास करो, मुझे बुल टेक्निक बिल्कुल भी नहीं आती है, मेरे केवल कुछ ट्रिपल फोर्स आते हैं, मैंने केवल उसी का इस पंच के अंदर यूज किया, बाकी मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पंच की पावर नहीं है। ये सुनकर जूफिक्स और बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जूफिक्स चिल्ला के मिंग से कहता है, मिंग जरा मेरे साथ में आओ, अब मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है तुम्हें साइड में ले जाकर बहुत बुरी तरह से पीटूं। बाकी स्टूडेंट्स भी कहते हैं, हाँ हमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इस लड़के ने अकेले ही बिना में बताए इतने सारे स्किल सीख ली, उन सभी को इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म किया और उसके बाद में भी ये कह रहा है कि ये सब कुछ बेकार है। जूफिक्स हम भी तुम्हारे साथ में हैं, हम भी इसको पीटेंगे। तभी मिंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है, तुम सब शांत हो जाओ, अगर तुम सभी अभी शांत हो जाओगे तो मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, आज की क्लास खत्म होने के बाद में तुम सभी को ट्रीट दूंगा। ट्रीट का नाम सुनते ही वो सभी स्टूडेंट बहुत खुश जाते हैं और मिंग से कहते हैं, चलो ठीक है, इस बार तुम्हें जाने दिया, ये बिल्कुल मत सोचना तुम्हारी ट्रीट के लिए बिक गए। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, वैसे ट्रीट तो देनी ही पड़ेगी, पूरी क्लास के अंदर ट्रीट लेने की बात चल रही है, वो सभी मैंग से ट्रीट लेने वाले हैं। मैंग उन सभी को इस चीज का वादा भी कर देता है। तभी टीचर उन सबसे कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंग के घर के आसपास में अभी हाल ही में मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था, उसके पास में पैसे भी काफी कम है, मैंग को भी अपनी सेविंग को बचा के रखना चाहिए, तुम पार्टी कभी और ले लेना, इसीलिए अब कोई भी मैंग को ट्रीट के लिए परेशान नहीं करेगा। मैंग कहता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं अपने डैड के साथ में हार्वेस्टिंग काम पे गया था,
वहीं पर मैंने पैसे कमाए थे, वही मैं स्ट्रीट के अंदर यूज करने वाला हूँ। इनमें से कोई भी स्टूडेंट मुझे परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन ये कहने के बाद मैंग क्लास मॉनिटर को देखने लगता है और उसे कहता है, ये क्लास मॉनिटर ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। टीचर कुछ कीजिए, इससे मुझे इतना परेशान कर दिया है जिससे मैं पागल सा हो गया हूँ। जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले इसके ताने शुरू हो जाते हैं। ये किसी न किसी तरीके से मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। ये कहने के बाद मिंग एक बहुत ही उदास सा चेहरा बनाता है और फिर टीचर से देखिए कहता है, टीचर अब आप ही कुछ कीजिए, मैंने आपके पास में इसकी शिकायत की है। वहीं भी टीचर सोचने लगता है, ये एक बड़े बच्चों की स्कूल है, कोई छोटे बच्चों की किंडरगार्टन नहीं है, जहाँ पर ये लड़का मेरे पास आके शिकायत कर रहा है कि सर उस बच्चे ने मुझे मारा। लेकिन फिर भी इसने शिकायत तो की है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचने के बाद वो टीचर मैंग से कहता है, मैंग एक बार ठीक तरह सोचो, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्लास मॉनिटर कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश क्यों करेगा? तभी क्लास मॉनिटर कहता है, मैंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करता हूँ। तुमने तो मेरी बात को इतना ज्यादा गलत ले लिया है। ये सुनकर मैंग अपने पॉकेट में से एक पेन बाहर निकालता है और फिर कहता है, तुम इस तरह से सबको मोटिवेट करते हो। ये कहने के बाद मैंग उस पेन का एक बटन दबा देता है। उस बटन को दबाते ही उस पेन के अंदर से एक आवाज आने लगती है जो कि क्लास मॉनिटर की होती है, जिसमें क्लास मॉनिटर कहता है कि मैंग तुम एक कचरे हो जो कि कभी कभी हवा आने पर वो हमें उड़ जाता है, और अब तुम्हें लग रहा है तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे ही हवा रुकेगी तो तुम फिर से ट्रेन पे आ जाओगे और तुम्हारे साथ में फिर वही होगा जो कि एक कचरे के साथ में होता है, तुम्हें उठाकर एक डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं, तो ये सब सच था। ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव काफी टाइम से मैंग को परेशान कर रहा है। टीचर कहता है, मैंग तुम्हारे पास में एक रिकॉर्डिंग पेन है। क्लास मॉनिटर कहता है, मैंग ये सब कुछ क्या लगा रखा है? तुम क्या एक छोटे बच्चे हो जो कि स्कूल के अंदर एक पेन को लेकर उसकी मदद से रिकॉर्डिंग करके मेरी कंप्लेन कर रहे हो? फिर मैंग रोने का नाटक करने लगता है और सबसे कहने लगता है, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तुमने कितने टाइम से मुझे परेशान कर रखा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारा कोई ना कोई लेक्चर शुरू हो जाता है। इस सब से मैं तो ज्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अब कंप्लेन करने के लिए मुझे कोई प्रूफ तो चाहिए ही, इसी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। ये सुनकर क्लासमेट सोचने लगता है, अच्छा हुआ इसने रिकॉर्डिंग आज ही की और मैंने आज अपने ऊपर काबू कर लिया, वरना रोज तो मैं इतने बुरे बुरे शब्द बोलता हूँ जिन्होंने सुनकर ही ये लोग मुझे स्कूल से निकाल देते। फिर क्लासमेट सबसे कहता है, मेरे क्लासमेट्स मुझे विश्वास करो, ये लड़का पूरी तरह झूठ बोल रहा है, ये जो कुछ भी से सुना है ये पूरी तरह से अधूरा है। तभी मैंग अपने नाटक को आगे कंटिन्यू करता है। मैंग कहता है, हाँ ये अधूरा है, तुमने तो मुझे इससे भी ज्यादा बहुत बुरे बुरे शब्द कहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुम पर अटैक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। तुमने मुझे इतना परेशान किया है कि मेरे कई साल डिप्रेशन में बीत गए। ये कहते हुए मिंग रोना भी शुरू कर देता है। मिंग को रोता देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स क्लास मॉनिटर को देखने लगता है और कहता है, ये तो उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी मिंग जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करके उस पेन को तोड़ देता है और फिर कहता है, मुझे पता है इस पेन की रिकॉर्डिंग से कुछ भी नहीं होगा। ये लड़का इस स्कूल के अंदर काफी बड़े बड़े लोगों को जानता है। इस रिकॉर्डिंग के बल पर मैं इसको किसी भी तरह की सजा नहीं दिलवाऊंगा क्योंकि इन्हें किसी न किसी तरीके से इस रिकॉर्डिंग को बेकार प्रूफ कर ही देगा। क्लास मॉनिटर हाउरेन, अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। अब मैं किसी के पास भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा, किसी के पास भी मदद के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। क्लास मॉनिटर हाउरेन कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, यानी कि इसका मतलब तुम क्लास मॉनिटर बनना चाहते हो। मैंग कहता है, क्लास मॉनिटर वो क्या होता है? मुझे उसमें बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम एक अच्छे क्लास मॉनिटर नहीं हो। तुम्हारे अलावा जो कोई भी बन जाए मुझे से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तभी टीचर मैंग को रोकने की कोशिश करता है। मैंग कहता है, टीचर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये फाइट हम अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक से एग्जाम शुरू होंगे। एग्जाम शुरू होने पर मैं उस एग्जाम के अंदर फर्स्ट आऊंगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में एग्जाम के रिजल्ट के साथ हम दोनों फाइट करेंगे। ये किसी भी तरह से रूल्स के अगेंस्ट नहीं होगा। ये सुनकर हाउरेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहता है, सभी स्टूडेंट्स जाकर अपनी तैयारी करो, तुम्हें जिस भी चीज की प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करो। और क्लास मॉनिटर हाउरेन, तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर क्लास मॉनिटर टीचर के साथ में जाने लगता है। वो मिंग के पास में आता है और उसे धीरे से कहता है, मिंग ये बिल्कुल मत सोचना, ये सब होने के बाद में मैं तुझे परेशान करना बंद कर दूंगा, बस अब मेरा तरीका बदल जाएगा। ये करो क्लास मॉनिटर वहां से चला जाता है। बाकी स्टूडेंट मैंग के पास में आते हैं और उसे कहते हैं, मैंग तुम्हें इतने टाइम से इतनी बुरी तरह से परेशान किया जा रहा था, हमने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा स्टूडेंट कहता है, लेकिन तुमने जाओ हुन को इस तरह से चैलेंज क्यों किया? तुम जानते नहीं हो वो कितना ताकतवर है, उसकी गन स्किल्स तो बहुत ज्यादा शानदार है। तभी लड़की मिंग से कहती है, मैंने कहीं से सुना है हाउरेन ने एक क्लब ज्वाइन कर रखा है जिसमें वो गन टेस्टिंग के काम करता है, इसी वजह से शूटिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा शानदार है, उसे पीछे छोड़ना काफी मुश्किल होगा। मिंग कहता है, तुम सभी ने उसे देखा है, मुझे नहीं देखा, मेरी शूटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है, अगर उसे मेरे विवाह पे काउंट किया जाए तो मेरी शूटिंग स्किल परफेक्ट लेवल पर है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। मिंग उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स को रिपर फोर्स टेक्निक सिखाने लगता है। हमें उस क्लास के अंदर एक लड़की को दिखाते हैं मिंग उस लड़की को छूने के लिए ताकि उसको सही तरह से रिपर फोर्स टेक्निक सिखा सके। उसकी तरफ बढ़ता है। वो लड़की कहती है नहीं, मेरी तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है। मिंग उसे कहता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो, मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा रहा हूँ, इसको सीखने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तभी जुफिक्स कहता है मिंग उसे छोड़ दो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आकर मुझे सिखाओ। यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है। क्लास खत्म हो चुकी है। मिंग अपना बैग पे करके सोच रहा होता है आज की क्लास पूरी तरह से बेकार रही। मैं किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं सिखा पाया क्योंकि क्लास के टाइम पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि मैं उनके साथ में कुछ गलत कर रहा हूँ। वो सभी लोग मुझसे बहुत डरे हुए थे। उन सभी के माइंड में मेरे लिए एक गलत फीलिंग है। जब तक उनके मन में ये रहेगी तब तक मैं उन्हें कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। क्या सच में मैं इतना बुरा दिखाई देता हूँ? अब मुझे किसी तरह से कोई नया तरीके सिखाना होगा ताकि मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये टेक्निक सिखा सकूँ। क्योंकि मेरे पास में केवल एक वीक है। एक वीक के अंदर ही मुझे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन फंड चाहिए जिनकी मदद से मैं कुछ और नई स्किल्स को सीख सकूं। इसके बाद मिंग जुफिक्स को समझाता है और उसे कहता है जुफिक्स मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे साथ में आओ। इसके बाद में अगले सीन में मिंग और जुफिक्स एक ग्राउंड के अंदर घूम रहे होते हैं। मिंग जुफिक्स से कहता है जुफिक्स अब तुम्हें मेरा एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तुम्हें टीचर डीमन यान के पास में जाना है और उनसे सुपर रेकलेस बुल टेक्निक के बारे में बात करनी है। जुफिक्स कहता है डीमन यान से बात करनी है, वो बहुत खतरनाक है, वैसे भी वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो बाकी क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा है और अगर फिर भी उसने मुझसे बात कर भी ली तो भी हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हो सकता है वो बहुत गुस्सा हो जाए। मिंग कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात सुनेगा और इससे हमें दो फायदे होंगे। डीमन यान मिलिट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को जानता है, इसलिए जब तुम आगे जाकर मिलिट्री स्कूल के अंदर जाओगे तब तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा फायदा, क्लास मॉनिटर होरान इस स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे बंदे को जानता है, इसी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर हम किसी तरह से डीमन यान के साथ में एक अच्छी तरह से रिलेशन बना ले, उसको अच्छी तरह से जान जाए तो वो हमारी मदद करेगा। इसके बाद में हम भी क्लास मॉनिटर के लेवल पर आ जाएंगे। मिंग की प्लानिंग सुनकर जुफिक्स बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है ये तुम्हारा कैसा प्लान है? तभी मिंग जुफिक्स से मुंह बंद करता है और उसे कहता है धीरे बोलो, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुमने मेरे प्लान को अच्छी तरह समझ लिया है। तुम्हें डीमन यान के पास में जाना है और उससे सुपर बुल टेक्निक के बारे में बात करनी है और उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है। डीमन यान स्कूल के प्रिंसिपल को जानता है, मुझे पूरा यकीन है उससे हमें बहुत फायदा होगा। जुफिक्स कहता है ठीक है, मैं समझ गया, वैसे तुम भी कहाँ जा रहे हो? तुम चाहो तो मेरे साथ में चलो, हम दोनों साथ में मिलकर डीमन यान को ढूंढते हैं और उससे इस बारे में बात करेंगे। मिंग कहता है नहीं, मुझे कुछ और काम है, मुझे रिपेल टेक्निक के लिए किसी को ढूंढना है जो मुझे उस बारे में अच्छी तरह सिखा सके, कोई रिपेल टेक्निक का एक्सपर्ट। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो मुझे कुछ सिखाए। तभी जुफिक्स कहता है तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत है, रिपेल क्वीन फीरोंग है ना, वो एक बहुत शानदार टीचर है और रिपेल के अंदर भी वो काफ़ी कुछ जानती है। रिपेल क्वीन से बात करना वैंग से बात करने से और डीमन यान से बात करने से ज़्यादा अच्छा होगा। रिपेल क्वीन का नाम सुनकर मिंग के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। मिंग सोचने लगता है हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में रिपेल क्वीन नहीं एडवांस रिपेल को खोजा था, अगर उनसे मैं सीखूंगा तो काफ़ी कुछ सीख पाऊंगा और इससे उनका भी बहुत फायदा होगा। उनका रिपेल अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है, मैं उन्हें थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। तभी जुफिक्स मिंग को इस तरह से हंसता हुआ देखकर मिंग से कहता है मिंग तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? फिर मिंग वहाँ से जाने लगता है और जुफिक्स से कहता है जुफिक्स अब तुम जाकर अपनी रेकलेस बुल टेक्निक के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो भी स्टूडेंट तुम्हारे पास में उस टेक्निक को सीखने के लिए आए उन सभी को वो सिखा दो और उन सभी को रिपेल टेक्निक के बारे में बता देना जो कि मैं उन्हें सिखाऊंगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम रिपेल क्वीन को कैसे जानते हो? ये सुनकर जुफिक्स थोड़ा शर्माते हुए कहता है बस थोड़ा टाइम रुको, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं उसे कैसे जानता हूँ। और यहीं पर रिपेल क्वीन यीशी रोंग को दिखाते हैं जिसका कोई लाइव वीडियो चल रहा होता है। मिंग अपने मोबाइल पे इस लाइव वीडियो को देख रहा होता है। वो उसके बाद 2-3 कमेंट करता है जिसमें वो उस लड़की को रिपेल टेक्निक के बारे में बताता है और फिर सोचने लगता है मैंने इस लड़की को कमेंट तो कर दिया है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ये इस कमेंट के ऊपर ध्यान देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसको कमेंट करते हैं। मेरे नॉर्मल्स कमेंट पे तो इसकी बिल्कुल नजर नहीं पड़ेगी, इसलिए मुझे कुछ और करना होगा। ये सोचते हुए मिंग उस रिपेल क्वीन को एक बहुत बड़ा सुपर चैट कर देता है जिसमें वो एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट उस लड़की को सेंड करता है और उसे रिपेल टेक्निक के बारे में बताता है। मिंग ने अपनी प्रोफाइल का नाम टिंडर ओल्ड मैन रखा है। उस मैसेज को देखने के बाद में रिपेल क्वीन बहुत ज़्यादा चुप जाती है। वो अपने वीडियो में कहने लगती है टिंडर ओल्ड मैन आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया और इतनी बड़ी जानकारी भी दी। आपने जो मुझे जानकारी दी है उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं रिपेल के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ लेकिन मुझे पूरा यकीन है आपकी इस मैसेज के बाद में इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में मेरे में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक इसी समय जुफिक्स भी अपने मोबाइल से इस लाइव स्ट्रीम में देख रहा होता है। उसे देखकर बहुत जलन होती है कि किसी ओल्ड मैन के कमेंट पर इस रिपेल क्वीन ने रिप्लाई किया। वहीं इस जुफिक्स ने खुद ने भी एक कमेंट किया था जिस पर तो रिपेल क्वीन ने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद में हमें मिंग की बहन को दिखाते हैं जो कि मिंग के रूम के बाहर खड़ी होती है और अंदर मिंग जो कुछ भी कह रहा होता है वो सब कुछ सुन रही होती है।
वो ये सब सुन के सोचती है, मैं समझ चुकी हूँ मिंग अंदर क्या कर रहा है। मिंग ने एक लड़की को $10,000 की एक सुपर चैट की है। उसको ये करने की जरूरत थी। ये बहुत ज्यादा अजीब है। $10,000 ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट से तो हमारी पूरी फैमिली 3 महीने तक बिना कुछ किए ऐश से जी सकती थी, लेकिन उसने ये सारे पैसे किसी लड़की को सेंड कर दिए। ये सब क्या हो रहा है, मुझे पता लगाना होगा। ये सोचने का तो मैं काऊ धीरे से गेट खोलकर अंदर की तरफ झाँकने लगती है। वो अंदर देखती है मिंग के हाथ में एक मीटर टुकड़ा होता है। मिंग अचानक से उस मीटर को दबा देता है और फिर अनशन कुछ बोलने लगता है। ये देखकर काऊ को लगता है कि मिंग के दिमाग में कुछ हो गया है। काऊ सोचती है मुझे जल्दी जाकर अपने मॉम डैड को इस बारे में बताना होगा, इससे पहले कि मिंग की बीमारी और ज्यादा बढ़े। यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है। रिपेल क्वीन फियोंग अपने 2 दोस्तों के साथ में घूम रही होती है। अच्छे से बातें करने के बाद में दोनों दोस्त अपने अलग चल जाते हैं। फियोंग सड़क पे चलने लगती है। उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है जिसपे एक मैसेज आता है। फियोंग उसे देख कहती है इसने मुझे पहले भी कई बार मैसेज किया है और एक बार तो मुझे $10,000 भी दिए थे। इसके बदले में मैं इसे थोड़ा टाइम दे सकती हूँ। मुझे एक बार अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहने के बाद फियोंग उस मैसेज को ओपन करती है और उसे अच्छी तरह पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसको ये सब कैसे पता है। इसके बाद में फियोंग अपने किसी दोस्त को कॉल करती है और उसे कहती है जल्दी से मुझसे आके मिलो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी चीज दिखानी है। ये बहुत ज्यादा शानदार है। इसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है। फियोंग का एक दोस्त भागते हुए फियोंग के पास में आता है और फिर उससे पूछता है फियोंग क्या हुआ। फियोंग उसे अपना मोबाइल दिखाती है और कहती है इस मैसेज को पढ़ो। फियोंग का दोस्त मैसेज को पढ़ने लगता है और कहता है ये तो एक फॉर्मूला है और इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे ये रिपेल टेक्निक का फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा एडवांस है। तुम्हें ये किसने भेजा। फियोंग कहती है मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने कमेंट किया था और उसने केवल ये मैसेज ही नहीं एक वीडियो भी भेजा है। ये कहने के बाद फियोंग उस वीडियो को प्ले करती है जिसके अंदर मिंग होता है और मिंग ने अपने चेहरे के ऊपर कोई इमोजी लगाई हुई होती है। मिंग के एक हाथ में मीट का टुकड़ा और दूसरे हाथ में टोफू है। वीडियो के अंदर मिंग कहता है अपने रिपेल फोर्स को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हम इसे किस चीज के ऊपर यूज कर रहे हैं। जैसे इस मीट के टुकड़े पर अगर मैं इस पे अपने रिपेल फोर्स को यूज करूंगा तो ये इस तरह से पिघल जाएगा, और वहीं अगर मैं अपने रिपेल फोर्स को इस टॉफी के ऊपर यूज कर रहा हूँ तो इसके ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि देखने से लग रहा है जैसे और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। फियोंग अपने दोस्त से कहती है ज्यादा स्कैरी ये नहीं है कि मेरे पास में ये वीडियो आया, ज्यादा स्कैरी ये है कि इस लड़के को ये एडवांस रिपेल आता है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। फियोंग का दोस्त कहता है क्या तुम्हारे पास में इसके अलावा कोई और मैसेज भी आया था। फियोंग कहती है हाँ आया था। उस मैसेज के अंदर लिखा था इस रिपेल टेक्निक को अच्छे से सीखने के बाद में ड्रैगन सिटी के बाकी लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह बता दिया जाए और उन्हें भी इस बारे में सिखाया जाए ताकि ड्रैगन सिटी के सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकें। फियोंग का दोस्त कहता है फियोंग तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, मुझे ये कोई छोटी बात नहीं लग रही, मुझे लगता है हमें पहले एक बार मास्टर से बात कर लेनी चाहिए। फियोंग कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर वो सोचने लगती है कौन है ये टिंडर ओल्ड मैन और इसने मुझे ये वीडियो क्यों भेजा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन सीन दिखाते हैं। मिंग सुबह जल्दी उठता है, ब्रश करता है, तभी उसे एक स्क्रीन ब्रश होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम्हें 1400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये देखकर मिंग कहता है केवल 1400, मैंने कल रात को और कल पूरे दिन में जितना काम किया है उसके बाद 1400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट बहुत ज्यादा कम है, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। इसके बाद में अगले सीन में देखते हैं मिंग एक डाइनिंग टेबल बैठा होता है और कुछ खा रहा होता है। उस खाने को खाते खाते मिंग की पूरी नजर एक वीडियो के ऊपर होती है। तभी काओ अपनी मॉम से कहती है मॉम देखो ये मिंग क्या कर रहा है, ये खाना खाते खाते वीडियो देख रहा है, इसको बंद कराओ। ये सुनकर मिंग की मॉम मिंग से कहती है मिंग इस वीडियो को बंद करो और चुपचाप से खाना खा लो। ये सुनकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो घूर के काओ की तरफ देखने लगता है। काओ भी मिंग को चिढ़ाते हुए उसे जीभ दिखाने लगती है। फिर मिंग स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगता है। तभी वो कहता है मॉम मैं स्कूल जा रहा हूँ। वैसे आपको याद तो है ना आज काओ का कल्टीवेशन सेशन है, आपको उसको वहाँ पे लेके जाना है। जिसमें काओ को बहुत गुस्सा आता है। काओ मिंग से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मॉम को याद क्यों दिलाया, तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। मिंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता, वो बस अपने घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम मिंग को एक बस में देखते हैं। मिंग की नजर लगातार अपने मोबाइल पे होती है जिसमें वो फियोंग को देख रहा होता है, जिसमें फियोंग कहती है मेरे पास में कल एक स्पेशल रिपेल टेक्निक आई है, हमने उसके बारे में समझने की कोशिश की लेकिन हमें लगता है ये टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है ये क्या बकवास कर रही है, ये फ्यूचर की रिपेल टेक्निक को बकवास और खतरनाक कर रही है। फियोंग आगे कहती है मुझे लगता है जिस किसी ने भी मुझे वो कमेंट किया है उसकी कुछ साजिश है, वो कोई स्कैम करना चाहता है। जिस किसी ने भी मेरे अलावा उस कमेंट को देखा हो वो प्लीज उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, और वो इंसान जिसने इस रिपेल टेक्निक को बनाया है उससे मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ अगर मेरे पास दोबारा से इस तरह कोई भी कमेंट आया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी और तुम्हारे ऊपर बेकार कमेंट करने का, स्कैम करने का और मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने का आरोप लगाऊंगी।
इसलिए मेरे पास दोबारा से इस तरह कमेंट नहीं आने चाहिए। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है ये सब क्या बकवास है, ये लड़की बिल्कुल भी जानती नहीं है इसने किस चीज को बेकार कहा है। ये रिपेल टेक्निक इसको इसी लड़के ने फ्यूचर में खोजा था और अब ये उसी को बकवास कह रही है। ये जानती नहीं है इसने अपना कितना बड़ा नुकसान करा दिया है। अगर ये इस स्किल को सभी लोगों को सिखाती तो मैं इसे और भी स्किल्स के बारे में बता सकता था। जैसे अभी मुझे कोई ड्रैगन स्नेक टेक्निक और एडवांस रेकलेस बुल टेक्निक आती है, वो दोनों मैं इसे सिखाना चाहता था ताकि बाकी लोगों को सिखा सके। लेकिन अभी जो इसने हरकत की है उसके बाद में मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। फिरोंग बस तुम रुको, मैं किसी और तरीके से सब लोगों को इस स्किल सिखा दूंगा। उसके बाद में अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर भी मुझसे माफी मांगोगी और मुझे ये स्किल सिखाने के लिए कहोगी तो भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। ये सोचने के बाद मिंग इसे इमेजिन करने लगता है। वो सोचता है कि किस तरह से फिरोंग उसके सामने पैरों में गिरकर माफी मांग रही है। जैसे मिंग इमेजिन करता है, मिंग कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर फिरोंग पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगेगी या फिर बस एक बार धीरे से मेरे को सॉरी बोल देगी तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं तो ज्यादा सेल्फिश नहीं हूँ। ये कहते हुए मिंग के मुंह पर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल होती है। इसके बाद मिंग बस से उतरकर स्कूल के अंदर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कल मटेरियल ट्रेड की एग्जीबिशन है जहाँ पर मुझे भी कुछ मटेरियल्स को लेके जाना है। साथ ही मेरे को अपने बिगनर हार्वेस्टर को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना होगा ताकि मैं उस ओल्ड मैन एल्डर निंग की मदद कर सकूं, उनकी बीमारी को ठीक कर सकूं। और ऐसा करने के लिए मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट। देखते हैं आज पूरे दिन में मैं कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट कर पाता हूँ। इसके बाद में हमें कुछ घंटे बातें समझ आते हैं। मिंग की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। पूरे दिन में मिंग को 1700 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। छुट्टी होने के बाद मिंग एक बाथरूम के अंदर बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है मेरे को 1700 कंट्रीब्यूशन पॉइंट और मिल चुके हैं। मुझे लगता है इनसे मेरा काम हो जाएगा। मेरे को दोनों स्किल्स इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट के अंदर तो मिल ही जाएगी। ये सोचने के बाद मिंग अपने बिगनर हार्वेस्टर लेवल को प्रोफेशनल हार्वेस्टिंग लेवल पे लेके जाता है, जिसके बाद में उसके पास में 1200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचते हैं। ये देखकर मिंग कहता है ये तो काफी अच्छा है, मेरे पास 1200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचे हैं, यानी कि इसका मतलब अब मैं बिगनर क्योर टेक्निक को भी सीख सकता हूँ जिसकी मदद से मैं एल्डर निंग को ठीक करूंगा। इसके बाद मिंग अपने 1100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च करके बिगनर क्योर स्किल भी सीख लेता है, जिसके साथ ही मिंग की कुछ पुरानी मेमोरीज भी आने लगती है, जिनके आने पर मिंग को पता पड़ जाता है एल्डर निंग को ठीक करने के लिए किन किन मेडिसिन की जरूरत है। ये याद आने पर मिंग कहता है हमेशा जब भी मेरा लेवल अप होता है ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन है अब मैं एल्डर निंग को ठीक कर पाऊंगा। इसके बाद में वो दिन आता है जब मटेरियल ट्रेड की एग्जीबिशन लगी है। मिंग बस से उस जगह पहुंचता है जिस जगह के बारे में एल्डर निंग ने उसे बताया था। मिंग उस जगह पहुंचे देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मिंग उसे देख के सोचता है ये क्या है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मटेरियल ट्रेड की एग्जीबिशन इस तरह की होगी। मैंने सोचा था सब जगह पे स्टॉल्स लगे होंगे और मुझे बार्गेन कर उनसे चीजें खरीदनी होगी, लेकिन यहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग है। देखने से तो लग रहा है जैसे सारे लोग शादियों में आए और मैं तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जिस काम के लिए आया हूँ वो करके जाता हूँ। ये सोचने के बाद मिंग उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद में मिंग उस जगह पहुंचता है जहाँ पर वो एग्जीबिशन लगी है। उस हॉल के बाहर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि मिंग को देखते ही उसे रोक देते हैं। उन दोनों के हाथ में वेपन्स होते हैं। उनमें से एक मिंग से कहता है रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते, ये एक हाई क्लास ट्रेड ऑप्शन है, यहाँ पर केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास में इन्विटेशन हो। क्या तुम्हारे पास में इन्विटेशन है? मिंग कहता है इन्विटेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर एल्डर निंग ने बुलाया था। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कॉल एल्डर निंग, मैं किसी भी एल्डर निंग को नहीं जानता हूँ, मुझे बस इतना पता है यहाँ से अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास में इन्विटेशन होना चाहिए, नहीं है तो चले जाओ। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम सच में लगा था तुम ऐसे ही किसी का भी नाम लोगे और हम तुम्हें अंदर जाने देंगे? इस तरह की टेक्निक बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मिंग इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की ऐसी बातें सुनता है और फिर उदास होता वहां से लग जाता है। थोड़ा साइड में होकर एल्डर निंग को कॉल करता है और उनसे कहता है एल्डर निंग क्या आप मुझसे आके मिल सकते हैं? यहाँ पे बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, ये दोनों मुझे अंदर आने नहीं दे रहे, इनको मुझसे इन्विटेशन कार्ड चाहिए लेकिन आपने वो मुझे दिया ही नहीं, अब मैं अंदर कैसे आऊँ? एल्डर निंग कहता है मिंग मैं तो खुद ही अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ, तुम एक काम करो फोन को उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ये सुनकर निंग उस सिक्योरिटी गार्ड से बता देता है और उसको अपना फोन पकड़ाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है चाहे किसी से बात कर लो, जब तक इन्विटेशन नहीं आएगा तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तभी फोन में से आवाज आना शुरू होती है। एल्डर नाइंग कहते हैं मैं नाइंग बोल रहा हूँ, ये लड़का मेरे साथ में है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे इन्विटेशन कार्ड का नंबर बता सकता हूँ, इस लड़के को अंदर जाने दो। ये कहने का तुम नाइंग उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने इन्विटेशन कार्ड का नंबर बताता है। उस नंबर को सुनते ही वो सिक्योरिटी गार्ड मिंग से कहता है ठीक है आप अंदर जा सकते हो, हमने आपको रोका इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये सुनकर मिंग थैंक यू बोलकर फोन काट देता है और उस हॉल के अंदर आ जाता है। वो उस हॉल में घूमता हुआ देखता है सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो सभी एक दूसरे से डील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जगह अंदर से बहुत शानदार है, सब ने बहुत शानदार सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। मिंग उन्हें देख के सोचता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस जगह को कितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जैसे ही ये दुनिया खत्म होना शुरू होगी ये सब कुछ पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। इन लोगों ने जितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं ये भी पूरी तरह से बेकार है,
क्योंकि अगर एक भी मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर दे तो इनके सारे कपड़े और कपड़ों के साथ साथ इनकी पूरी चमड़ी गायब हो जाएगी, केवल इनका स्कल ही बचेगा। और जब वो मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि कौन अमीर है और कौन गरीब। ये सारे अमीर लोग जो पैसे के दम पे इतना ऐश कर रहे हैं, ये सब भी एक ही झटके में धूल में मिल जाएंगे। इस पूरी जगह पर एक चीज काम की है जो यहाँ पे काम आएगी, वो है यहाँ का खाना। क्योंकि ये खाना ही है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी कि हम मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सके। ये सोचते हुए मिंग उस खाने के पास में आता है और लगातार काफी तेज रफ्तार से वो सारे खाने खाने लगता है। मिंग को देखकर आसपास से कुछ लोग हंसने लगते हैं। वो सब मिंग की तरफ देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, देखो उस लड़के को देखो, देखने से लग रहा है जैसे कई दिनों से भूखा है। दूसरा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और उसको देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो स्टेट एग्जीबिशन के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए आया है। देखने से लग रहा है केवल वो यहाँ पर खाना खाने ही आया है। तीसरा बंदा कहता है, पता नहीं कैसे इन लोगों को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन मिल जाती है, इस लड़की को यहाँ पर इन्वाइट ही क्यों किया गया है। मिंग उनकी बातें सुन रहा होता है लेकिन उन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो बस अपना खाना खाते रहता है। तभी मिंग की नजर एल्डर निंग और शी निंग पे पड़ती है। मिंग उनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगता है, देखो मैं यहाँ पर हूँ। ये कहने तो मिंग उनकी तरफ बढ़ता है। एल्डर ने मिंग से कहता है, मिंग ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? क्या तुम यहाँ पर खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हें गरीब समझे जिससे तुम्हें किसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर फायदा हो? शीनिंग कहती है, ग्रैंडपा का मतलब इस तरह से नहीं था। ग्रैंडपा कह रहे हैं, क्या तुम सच में जानबूझकर इस तरह कपड़े पहन के आए हो ताकि तुम भीड़ में सबसे अलग लगो और सभी लोग तुम पर ध्यान दें और तुम सबका अटेंशन गेन कर सको? मिंग कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या है ना, मेरे को इस तरह की पार्टीज में इतने बड़े लोगों के बीच में आने का ज्यादा अनुभव नहीं है। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि किस तरह से तैयार होकर आना चाहिए, इसलिए मैं तो ऐसे ही आ गया। अगर आप चाहें तो मेरे को इस पूरे समय अनदेखा कर सकते हैं। मैं भी आपसे वादा करता हूँ एक भी बार आपसे बात करने की कोशिश नहीं करूंगा और बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। एल्डर निंग कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो बस केवल तुमसे पूछ रहा था। वैसे तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? मिंग कहता है, मेरा कोई भी मास्टर नहीं है, केवल एक इंसान है जिसने मेरी मदद की थी, उसका नाम ओल्ड फेरी लेयर है। उसने मेरे लिए वो सभी काम किए हैं जो कि एक मास्टर करता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे उसे मास्टर कहना चाहिए या नहीं। मैं इस लायक हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सुनकर एल्डर निंग और शिनिंग सोचने लगते हैं, ओल्ड फेरी लेयर, ये नाम हमने पहली बार सुना है। जिस तरह से मिंग उसकी तारीफ कर रहा है उस तरह से तो लगता है कि वो एक बहुत पूछी हुई हस्ती है, फिर भी हम उसको किस तरह से नहीं जानते। इसी तरह मिंग, एल्डर निंग और शिनिंग के बीच बातें चल रही होती है। तभी वो हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट गिव मिंग उस जगह पहुंच जाता है और उस जगह मौजूद एक आदमी से आकर उससे कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, एक लड़के ने मुझे परेशान कर दिया है। वैसे तो मुझे उसे अच्छे से सबक सिखा सकता था और उसे सबक सिखाने वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि उस लड़के को एल्डर निंग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उस लड़के से पंगा लेना मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। ये सुनकर सामने वाला बंदा मिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, क्या तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो कि एल्डर निंग से इस टाइम पे बात कर रहा है? इसके बाद में हमें वापस से एल्डर निंग और मिंग की बातें सुनाई जाती है। मिंग एल्डर निंग से कहता है, एल्डर निंग आपकी बीमारी के बारे में मैंने ओल्ड रिलेट से बात की। ओल्ड फायर रिलेटर का कहना है कि आपकी बीमारी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, वो केवल 3 सेकंड्स में आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। फर्स्ट है 1000 साल पुरानी जूसी रूस और सेकंड है क्रॉसमन विड। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है आपको पता होगा ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, अगर इन्हें डायरेक्ट ले लिया जाए बिना किसी से पूछे तो ये बॉडी को नुकसान करते हैं, लेकिन ओल्ड फायर रिलेटर को लगता है आपके केस में ये आपको फ़ायदा करेंगे। ये कहने का मिंग सोचने लगता है, मुझे याद है ये दोनों चीज़ें जिनके मैंने नाम बताए ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। इनमें से एक बॉडी के टिश्यूज़ पर अटैक करता है और दूसरा वायरस की स्पीड को बढ़ाता है। अगर इन्हें सही तरह से ना लिया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तभी शीनिंग अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा आपको क्या लगता है, क्या हमें ये ट्रैक करना चाहिए? एल्डरिन पहले कुछ सोचता है और फिर हंसते हुए कहता है, मैंग के मास्टर ओल्ड फेयर रिलेटर ने इसके बारे में बताया है तो मुझे पूरा यकीन है ये बिल्कुल सही होगा। मिंग ने भी जो भी चीज़ें बताई उन सभी को मंगा लो, हम इन्हें भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। जैसे एल्डरिन ये कहते हैं, लाजू की स्क्रीन शॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, निंग तुम्हारे इलाज को यूज़ करने के लिए तैयार है, इसे भी समाज के लिए एक तरह कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, इसलिए तुम्हें 43 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। फिर मिंग आगे एल्डर निंग से कहता है, मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, ओल्ड फायर रिलेटर को इन सभी काफ़ी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये जानकारी पूरी तरह से नहीं है। ये दोनों चीज़ें जिनके मैंने आपको नाम दिए हैं ये दोनों पॉइजनस है। ओल्ड फायर रिलेटर कहना है इन दोनों को लेने से आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी, लेकिन इनको किस तरह से लेना है यह वो खुद सोचना है। एल्डर निंग कहता है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे इन दोनों के नाम बता दिए, यही बहुत बड़ी बात है। इन दोनों को किस तरह से लेना है ये तुम पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है आगे क्या करना है। निंग कहता है, यानी ओल्ड फायर रिलेटर की जानकारी आपके लिए काम की है। वैसे तो उन्हें पैसों का ज़्यादा लालच नहीं है, अगर आप केवल उन्हें थैंक यू कहेंगे तो भी उनके लिए काफ़ी होगा।
लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पास से उन्हें कुछ पैसे भी दे सकते हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होंगे। इसी तरह से मिंग और उन तीनों में बातें चल रही होती है और इसे देखकर गिव मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गिव देख कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को यहाँ पर अंदर आने की परमिशन कैसे मिली। गिव मिंग के साथ वाला बंदा कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पर मौजूद तीसरा बंदा कहता है मुझे भी इस लड़के थोड़ा काम है, मेरे सुनने में आया है मेरे भाई को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है और उसके ऊपर पॉइजन का इफेक्ट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है इसी लड़के का उसके अंदर हाथ है। अगर ऐसा है तो मैं भी इस लड़के को चैलेंज करने वाला हूँ। ये सुनकर ये बंदा सोचने लगता है मुझे नहीं लगता मुझे भी एल्डर रिंग से किसी भी तरह की बात करनी चाहिए, इससे मुझे बाद में बेकार परेशानी होगी। ये सोचकर में याद भी गिव मिंग से कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है एल्डर रिंग के ऊपर एक स्नेक पॉइजन का अटैक हुआ है। ये स्नेक पॉइजन अटैक इतना तक खतरनाक है कि उनकी बॉडी के काफी सारे हिस्से धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए हैं। इसी वजह से अब वो पहले जैसे काबिल नहीं रहे। ये सुनकर गिव मिंग कहता है क्या सच में ऐसा है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब मैं खुद ही आगे बढ़कर इस लड़के के साथ बात कर सकता हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी एल्डर रिंग का डर नहीं है। साथ वाला बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चल के बात करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ में आता हूँ। इसके बाद में वापस से मैंग को दिखाते हैं। मैंग एल्डर रिंग को काफी कुछ बता रहा होता है और ये सब सुनने के बाद में एल्डर रिंग बहुत ज़्यादा चौंके होते हैं। वो सोचते हैं ये सारी नॉलेज जो कि इस लड़के के पास में है ये सारी बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये सब इस लड़के को इसके मास्टर किसी फायर रिलेटेड नाम के बंदे ने बताई है। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है उसको इस सब के बारे में कैसे पता है। एल्डर रिंग ये सोच रहे होते हैं कि तभी मैंग उठकर कुछ खाने के लिए चला जाता है। तभी एल्डर रिंग अपनी पोती शीनिंग से कहते हैं तुम्हें याद देना मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें कोशिश करनी है किसी भी तरह से इस लड़के के साथ में दोस्ती बनाओ। अभी तुमने देख लिया ये लड़का कितना ज़्यादा काबिल है, इसके पास में इतनी सारी नॉलेज है जो कि मेरे पास भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इसे दोस्ती करने के बाद में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सुनकर शीनिंग कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, ये केवल एक स्कूल स्टूडेंट है और ये मुझसे 3 साल छोटा है। तभी मैं वापस से काफी सारा खाना लेकर उनके पास में आता है और उस खाने को टेबल पे रखकर शी मिंग से कुछ बातें करने लगता है। तभी ये बंदा मैंग के पास में आता है और उसे घूरने लगता है और सोचता है मैंग काओ मैंने तुम्हारे बारे में अभी बहुत कुछ सुना है, जितना सुना है उससे पता पड़ा है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो, अभी पता पड़ जाएगा तुम क्या हो। ये मिंग के पास में आकर शी से कहने लगता है शीनिंग तुम भी यहाँ पर आई हो और ये तुम्हारे साथ में कौन है, ये बद्दा सा लड़का, क्या तुम इसे जानती हो। तभी गिव मिंग वहाँ पे जाता है और कहता है हाँ मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये लड़का बहुत ही गरीब और बहुत ही भद्दा है। ये लड़का इतना घटिया है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं लड़का अंदर कैसे घुस आया। जुन कहता है मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये लड़का ऐसे अंदर घुस आया है। देखो ना ये किस तरह से शीनिंग से बातें कर रहा है, इससे साफ पता पड़ता है कि शीनिंग इस लड़के को जानती है। शी तुम बताओ, मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारे बुढ़े अंकल निंग का कोई नया चेला है। ये सुनकर शीनिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। शीनिंग जल्दी से खड़ी होती है और अपने जूस के गिलास को जुन के मुंह पे उड़ेल देती है और उसे कहती है चले जाओ यहाँ से, मेरे को दोबारा दिखाई मत देना और मेरे अंकल के बारे में थोड़ा तमीज से बात क्या करो। ये सुनकर जुन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। जुन शीनिंग को गाली बकने लगता है और उसे कहता है ये तूने क्या किया, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। ये कहने का तो जुन शीनिंग पर टकराने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गिव बीच में आकर जुन को रोक लेता है और उसे कहता है आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं, किसी से यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, सब लोग देख रहे हैं। अभी के लिए हमें ऐसे चलना चाहिए और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बात का बदला हम बाद में लेंगे। शीनिंग को इस हरकत के लिए बहुत पछतावा होगा। जिसको जुन थोड़ा शांत होता है और फिर वहां से जाने लगता है और सोचता है अब मेरे पास में इस लड़की शीनिंग और इन दोनों के ऊपर अटैक करने का एक अच्छा कारण है। अब तुम तीनों देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। ये कहते हैं जुन वहां से चला जाता है। शी मैंग से कहती है मैंग जुन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करना, वो कभी भी कुछ भी बोल देता है, वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। मैंग कहता है मुझे पता है, लेकिन मुझे एक बात पता नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा गुस्से लो। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम ऐसी जगह पर सब लोगों के सामने उसके मुंह पर एक वाइन का ग्लास डाल दोगी। ये सुनकर शीनिंग को भी थोड़ी शर्म से आने लगती है। तभी पीछे की साइड से आवाज आती है सब लोग यहाँ देखो। सब पीछे हम लोग देखते हैं, पीछे के स्टेज के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है। वो सबसे कहता है अब जिस काम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो शुरू होने वाला है। मटेरियल्स की ट्रेडिंग अब शुरू होगी, एक एक करके मटेरियल्स को यहाँ पे लाया जाएगा, जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको वो मटेरियल मिल जाएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं कौन क्या लेके जाता है। इसके बाद में वो होस्ट पहले आइटम को बुलाता है जो कि है मिंग की क्रिस्टलाइज्ड नर्व बॉल, जिसके बाद छोटे छोटे क्रैक पड़े हुए हैं। होस्ट बॉल को देख कहता है ये क्रिस्टलाइज्ड नर्व बॉल है, ये 70% अपनी सही हालत में है, इसका स्टार्टिंग प्राइस 9 लाख रुपए है। अब आप सभी इससे ऊंची बोली लगाइए और इसको अपने साथ में ले जाइए। होस्ट कितना कहते ही बोली लगना शुरू होती है, सभी उससे पागल हो जाते हैं और बोली का ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते 1.33 मिलियन तक पहुंच जाता है। ये देखकर मिंग बहुत खुश होता है। मिंग कहता है मैं इसी अमाउंट के लिए तो यहाँ पर आया था, मेरे को इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया है। इसके बाद मिंग की वो नर्व बॉल सेंड हो जाती है। फिर लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं।
वो होस्ट लगातार एक एक चीज को बुलाता है और उन्हें सेल करता जाता है। इसके बाद में एक आखिरी मटेरियल का नंबर आता है। होस्ट कहता है हमारे पास में एक और खास मटेरियल है, जितना ज्यादा खास है कि इसके बारे में पता ही नहीं है ये क्या है। इस आइटम को खुद ब्लडी वुल्फ हमारे एक ताकतवर सुपर ह्यूमन लेके आ रहे हैं। होस्ट के इतना कहने पर एक आदमी स्टेज पर उठता है जिसने एक अजीब सा आर्मर पहन रखा है और हाथ में उससे एक ट्रे होती है जिसे कपड़े से ढका हुआ है। वो ब्लडी वुल्फ स्टेज पे आता है और सबसे कहता है कुछ दिनों पहले हम उस फोक के आसपास में गए थे। फोक के अंदर काफी गहराई तक, काफी अंदर जाने के बाद में हमें ये आइटम मिला है। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है ये क्या है, लेकिन इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, इसलिए हम इसे सेल करना चाहते हैं। आप सभी ऊंची से ऊंची बोली लगाइए और इस चीज को अपने साथ में ले जाइए। इसी के साथ में मैं आप सभी को एक ऑफर भी देना चाहता हूँ। हमें नहीं पता ये चीज क्या है, अगर आप में से मौजूद में से कोई भी बता देता है ये चीज क्या है तो उसको हम एक अच्छा अमाउंट देंगे। जिसमें जुन कहता है तुम्हारे इस काम को यहाँ पर मौजूद एक बंदा कर सकता है। सुनने में आया है एल्डर रिंग का एक डेसिपल है जिसका नाम मिंग है और वो भी यहाँ पर मौजूद है। कैसा रहे वो स्टेज के ऊपर चढ़कर ये जो कोई भी आइटम आपके पास है उसको पहचाने। ये सुनकर शीन चिल्लाए कहती है जुन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये मैंग मेरे दादाजी का डेसिपल नहीं है, वो केवल उनका एक दोस्त है और तुम तो मेरे दादाजी के कुछ भी नहीं लगते हो। तुम्हें उनके ब्याह पे कुछ भी कहना नहीं चाहिए, तुम्हें किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए था। जुन हंसते हुए कहता है मेरे कैसे सुनने में आया है एल्डर रिंग मरने वाले हैं, उनके ऊपर स्नेक पॉइजन का इफेक्ट हुआ है, वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए वो अनसन किसी को भी दोस्त बना ले रहे हैं। एक लड़का जो उनकी उम्र में आधा भी नहीं है और ना ही उसके पास में बिल्कुल भी नॉलेज है, उसको उन्होंने अपना दोस्त बना रखा है। सच में अपना आखिरी टाइम देखकर इंसान कुछ भी करता है। ये सुनकर एल्डर रिंग सोचने लगता है मैं यहाँ पर इसको जॉब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जॉब देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इससे बहस करूंगा तो इससे मेरी इंसल्ट होगी। तभी मिंग सामने आता है और कहता है जुन अब तुमने मेरा नाम ले लिया है तो फिर ठीक है, मैं एक बार इस मटेरियल को पहचानने की कोशिश करता हूँ। ये कहने का तो मिंग स्टेज बैठने लगता है। मिंग को देखकर आसपास बैठे सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक कहता है क्या जुन अभी इसी लड़की के बारे में बातें कर रहा था, एल्डर निंग ने इसे अपना डेसिपल बनाया है। इसी समय जुन सोच रहा होता है ये लड़का बिल्कुल भी इस आइटम को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इस आइटम को हमने अब तक कई सारे लोगों को भी दिखाया है, वो भी कभी इसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि इस तरह का आइटम अब तक कभी मिला ही नहीं। जब ये लड़का उसे पहचान नहीं पाएगा तब इसकी इंसल्ट हो जाएगी। इसके साथ में शी निंग की और एल्डर निंग की भी इंसल्ट होगी, जिससे मेरा बदला ही पूरा हो जाएगा। शी निंग अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मेरे ऊपर वो वाइन क्यों फेंकी। इसके बाद मिंग उस सुपर ह्यूमन के पास जाता है। वो सुपर ह्यूमन उस ट्रे के ऊपर से उस कपड़े को हटाता है। उस कपड़े के नीचे एक छोटा सा पत्थर होता है जो कि पर्पल रंग में चमक रहा होता है। मिंग जैसे ही उस पत्थर को देखता है मिंग को वो पहचान जाता है। मिंग सोचता है इन लोगों को आई ऑफ मस्कीटो ड्रैगन मिल गई है, ये काफी ज्यादा रेयर चीज होती है, ये बहुत लकी थे कि इन्हें ये मिल गया। इसके बाद मिंग अपना नाटक शुरू कर देता है। मिंग अपनी जेब में से कुछ चीजें निकालता है, उस पत्थर को अच्छी तरह से घूम घूम के चारों तरफ देखने लगता है और फिर सबसे कह देता है नहीं मुझे नहीं पता ये क्या है। ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, हमें बिल्कुल भी लगा नहीं था कि तुम इसे पहचान पाओगे, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमने केवल हमारा टाइम वेस्ट किया है, तुम जानते नहीं हो हमारे टाइम की कीमत क्या है। दूसरा बंदा कहता है अभी भी तुम स्टेज के ऊपर क्यों खड़े हो, हट जाओ वहां से। तभी जुन खुद भी स्टेज चढ़ जाता है और फिर सबसे कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एल्डर निंग का दोस्त इतना बेकार होगा और वो इतनी छोटी चीज को पहचान नहीं पाएगा। तभी होस्ट जुन से कहता है जुन क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, क्या आप इस स्टोन को पहचान सकते हैं। जुन कहता है मैं तो इस स्टोन को पहचान चुका हूँ। सिटी के साउथ एरिया में एक ग्रास उगती है जिसके ऊपर एक छोटी सी आग जैसी बनी होती है। उस आग को गोल्डन फर पिग खा लेता है, लेकिन पिग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तब उस टाइम पे उस पिग को गोल्डन रेड टेल्ड पाइथन खा ले, तब वो आग उस पाइथन की बॉडी में चली जाती है और पाइथन की बॉडी के अंदर रिएक्शन करने लगती है, जिसके बाद में वो आग उस पाइथन की बॉडी का ही एक कोर बन जाती है। ये स्टोन वही कोर है, इसको हम कहेंगे एक्युलेटिक ड्रैगन आई। जिसमें सुपरमैन कहने लगता है मिस्टर जुन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये स्टोन हमें जहाँ पर मिला था वहाँ पर एक गोल्डन पाइथन पड़ा हुआ था जो कि मर चुका था और उस एरिया में बहुत सारी सिंगल आई ग्रास भी थी। इस हिसाब से देखा जाए आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ वहाँ पे सभी लोग जुन की तारीफ करने लगते हैं। वो सभी कहने लगते हैं जुन बहुत शानदार है, उसने काफी अच्छी तरह से इन सभी चीजों की स्टडी की है। और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का जो कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इस स्टेज के ऊपर चढ़ा था वो कुछ भी नहीं कर पाया। इस स्टोन को इतनी चीज देखने के बाद भी उसे बिल्कुल पता नहीं पड़ा ये गोल्डन पाइथन का कोर है। ये लड़का बिल्कुल बेवकूफ है। एल्डर निंग आपने किस लड़के को अपना सक्सेसर बना लिया है, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। निंग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लड़का मेरा सक्सेसर नहीं है, ये केवल मेरा एक दोस्त है। फिर एल्डर निंग शीनिंग से कहते हैं शीनिंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें जुन के ऊपर इस तरह से जूस फेंकना नहीं चाहिए था। देखो जुन ने क्या किया, जुन ने हमारे दोस्त मिंग को स्टेज पर बुलाकर उससे कितनी इंसल्ट करा दी। शीनिंग कहती है ग्रैंडपा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस सब में मेरी भी गलती है, लेकिन उस लड़के मिंग को भी थोड़ा सोचना चाहिए था ना, वो क्या सोच के स्टेज पर चढ़ गया। वो केवल एक स्कूल का स्टूडेंट है, माना उसे उसके मास्टर ओल्ड फैन रिलेयर ने काफी कुछ सिखाया है,
लेकिन फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में स्टेज पर चढ़ने की उसे क्या जरूरत थी। एल्डरमिंग कहता है चाहे जो कुछ भी हो, आज जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी होस्ट जून से पूछने लगता है आपने इसके बारे में बता दिया कि ये स्टोन क्या है, अब क्या आप ये बता सकते हैं कि इस स्टोन की रेट क्या होगी। यहाँ मौजूद सभी लोग इस रेट को जानना चाहते हैं। जून कहता है ये स्टोन काफी ज्यादा रेयर है, इसकी कीमत 5 मिलियन होनी चाहिए। होस्ट कहता है आपने इस स्टोन का बहुत बड़ा अमाउंट बताया, क्या आप इस स्टोन के इतने बड़े अमाउंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जून कहता है बिल्कुल कर सकता हूँ, इस स्टोन को देखो, इसके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। वो तो इस स्टोन की हार्वेस्टिंग ठीक तरह से नहीं हुई है। ये स्टोन अपनी एनर्जी का 1/3 पार्ट खो चुका है। अगर ये स्टोन अपनी फुल पावर पे होता तो इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्टोन एक चेन रिएक्शन से बनता है। अगर ये रिएक्शन किसी भी जगह अलग हो जाती है तो स्टोन बिल्कुल भी नहीं बन सकता। फिर जून ब्लडी वुल्फ से कहता है ब्लडी वुल्फ तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ में एक हार्वेस्टिंग टीम रखनी चाहिए। जिस टाइम तुमने स्टोन को बाहर निकाला उस टाइम पर तुम्हारे साथ में एक अच्छी हार्वेस्टिंग टीम होती तो स्टोन का प्राइस तुम्हें लगभग डबल मिल जाता। इसके बाद में जून वहाँ बैठे एक आदमी से कहता है अंकल नी, मैंने सुना है आप 3 स्टार सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, इससे आपको काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये सुनकर नी बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है जून थैंक यू, तुमने सबसे पहले इस स्टोन को खरीदने का मौका मुझे दिया। इसकी कीमत तुमने 5 मिलियन बताई है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है। तुमने स्टोन की कीमत 5 मिलियन बताई है तो इसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा ही होगी, इसलिए मैं तुम्हें इसके 6 मिलियन देता हूँ। ये स्टोन मुझे सेल कर दो। ये सुनकर सुपरमैन बहुत खुश हो जाता है। वो झुककर जून और जिस इंसान ने उस स्टोन को खरीदा होता है उन दोनों को थैंक यू कहने लगता है। तभी जून की नजर मिंग पे बढ़ती है। मिंग लगातार उस स्टोन को देख रहा होता है। जून मिंग से कहता है मिंग क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे पता है तुम्हें थोड़ी शर्म आ रही होगी कि तुम इस स्टोन को पहचान नहीं पाए, लेकिन इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक अच्छे हार्वेस्टर नहीं हो। एक अच्छा हार्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना होता है। अगर तुम वहाँ पढ़ते तो तुम शायद इसको पहचान पाते, लेकिन तुम्हारा तो बैड लक है, तुम केवल एक पब्लिक रेंटल हाउस में रहते हो, तुम बहुत गरीब हो। ऐसे हाई स्कूल्स में तुम्हारा एडमिशन होना बिल्कुल नामुमकिन है। पता नहीं एल्डर निंग ने तुम्हारे साथ में दोस्ती क्यों की, तुम में तो कुछ भी खास भी नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार हो। इस बात को आज तो बेटे सारे लोग दोहराने लगते हैं। वो सभी कहने लगते हैं ये लड़का पब्लिक रेंटल हाउस में रहता है, इसी से पता पड़ता है ये कितना ज्यादा गरीब है। दूसरा कहता है ये लड़का इतना गरीब है, इसके बावजूद भी इसको यहाँ पर आने की परमिशन कैसे मिली। तभी गिवमिंग कहने लगता है मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ, इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से बेकार है। इसके डैड एक लो क्लास हार्वेस्टर है जो कि मेरे लिए काम करते थे, वो बहुत ज्यादा करप्ट थे, इसलिए मैंने उन्हें लात मारकर जॉब से निकाल दिया। इसके बाद में जून उस स्टेज पे से नीचे उतरने लगता है और सोचता है शायद आज के लिए इस लड़के के लिए इतना काफी है। आज हम सबने मिलकर इस लड़के को इतना सुनाया है, उसे इसको पता पड़ चुका होगा ये दुनिया कैसी है। अब तो इस लड़के के चेहरे पर ही डर दिखाई दे रहा है। इसी समय वुल्फ नाम का बंदा भी स्टेज पर से नीचे उतरने लगता है और जून से कहता है आपने स्टोन के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से बता दिया है, लेकिन क्या हम एक बार अच्छे से बैठ के बात कर सकते हैं। इसी समय शीनिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शीनिंग जून को साइड में बुलाकर पीटने के बारे में सोच रही होती है और वहीं एल्डरनिंग स्टेज पे जाकर मिंग को सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी मिंग कहता है रुको जून, तुम्हें नहीं लगता तुमने अभी कुछ ज्यादा ही कह दिया, और क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक एक्वेलेटिक ड्रैगन आई है। ये कहने का तो मिंग सोचने लगता है सच में ये आदमी काफी ज्यादा शानदार है, इसने इतनी जल्दी इतनी अच्छी कहानी बना ली और इतनी अच्छी तरह से इन सभी लोगों को बताया कि उन सब ने बिना कुछ सोचे उसको मान भी लिया। तभी जून मिंग से कहता है तुम मुझे बता रहे हो कि ये चीज है या नहीं, और मैंने तुम्हें पहले बता दिया है ये एक्वेलेटिक ड्रैगन आई है, और अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ में डिस्कस नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ में टाइम वेस्ट करने का मेरे पास में टाइम नहीं है। और तुम कितने बेशरम हो, खुद की इंसल्ट कराने में क्या तुम्हें मजा आ रहा है। आज पहले ही हम तुम पर बहुत हंस चुके हैं और तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर चुके हैं, अब यहाँ से जाओ, किसी और दिन आना। और तुम इस बारे में बात ही मत करो, मुझसे पहले ये चीज तुम्हें दिखाई गई थी, तुम तो इसे पहचान भी नहीं पाए थे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुम अभी भी बात कर ही क्यों रहे हो। हम तुम्हारी पहले इतने इतने इंसल्ट कर चुके हैं, तुम पर बहुत ज्यादा हंस चुके हैं, अब हमें तुम पर नहीं हंसना, यहाँ से चले जाओ और किसी और दिन आना। मिंग कहता है नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, तुमने इस चीज को एक्वेलेटिक ड्रैगन आई कहा है, मैं कहता हूँ ये वो नहीं है, ये एक्वेलेटिक ड्रैगन आई के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो तो नहीं है, ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। तभी एल्डरनिंग मिंग के पास में आते हैं और उससे कहते हैं मिंग यहाँ पे रहने दो, अब इन लोगों के सामने कुछ भी कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तुम स्टेज से नीचे उतर जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। निंग कहता है नहीं अभी नहीं। इसके बाद में निंग उन सभी लोगों से कहने लगता है अगर ये एक्वेलेटिक ड्रैगन आई होती तो मैं इसको एक बार देखते पहचान जाता, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पाया। इसके बाद मैंने काफी देर तक इसे देखा, तभी मैं इसे पहचान नहीं पाया, लेकिन अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है ये क्या है, ये एक मॉन्स्टर ड्रैगन आई है। ये सुनकर जुन कहता है क्या बकवास है ये, तुम केवल खुद की थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए किसी भी चीज को मॉन्स्टर ड्रैगन आई कह दोगे और हम उसे मान लेंगे, ये पूरी तरह से बकवास है। ये कहकर केवल तुम अपनी इंसल्ट करा रहे हो। यही सेम बात निंग अपने मन में सोच रहा होता है। निंग सोचता है मिंग अब अपनी इंसल्ट क्यों करा रहा है,
अब इस स्टोन को बचाने का टाइम निकल चुका है। अब बस निंग को स्टेज पे से नीचे उतर जाना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। तभी निंग उन सभी को समझाने लगता है कि एक मॉन्स्टर ड्रैगन आई क्या होती है। निंग कहता है जुन ने बिल्कुल ठीक कहा, ये ड्रैगन आई उस वन आई ग्रास से बनी है, लेकिन इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट मिला हुआ है जो है घोस्ट आई फ्रूट, जिसके बाद में सिंगल आई ग्रास म्यूटेंट होकर मॉन्स्टर आई फ्रूट बन जाती है। इसके बाद में जब उस मॉन्स्टर आई फ्रूट को गोल्डन हेयर पिग खाता है और फिर उस गोल्डन हेयर पिग को गोल्डन एंड रेड टेल स्नेक खाता है, उसके बाद में उस स्नेक के पेट से ये मॉन्स्टर ड्रैगन आई बाहर निकलती है। मैंने अभी देखा किसी नी नाम के बंदे ने इस ड्रैगन आई को एक्सोलोटिक ड्रैगन आई समझे खरीद लिया है और वो इसका खुद के लेवल अप को इंक्रीज करने में करने वाला है। मैं इसको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर वो इसको एक्सोलोटिक ड्रैगन आई की तरह यूज करेगा तो उसका बिल्कुल भी लेवल अप नहीं होगा, बल्कि जैसे ही वो उसको यूज करेगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, क्योंकि ये मॉन्स्टर ड्रैगन आई है ना कि एक्सोलोटिक ड्रैगन आई। ये सुनकर जुन कहता है नहीं, तुम पूरी तरह से बकवास कर रहे हो, तुम्हें अभी भी नहीं पता है ये क्या चीज है, तुम केवल मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो और अंकल नी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। मिंग कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं केवल सच बता रहा हूँ कि ये चीज क्या है। ये मॉन्स्टर ड्रैगन आई है, ये तो मुझे इसको पहली बार देखते पता पड़ गया था। मैंने तब जवाब नहीं दिया क्योंकि मॉन्स्टर ड्रैगन आई के 12 वेरिएंट्स होते हैं, ये उन 12 में से कौन सी है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा स्कूल स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी तरह हाई स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ा। कुछ गलत कहने से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए, मुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए, इसलिए मैंने सबके सामने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जुन कहता है ये कोई फेरीटेल कहानी नहीं है जहाँ पर तुम कोई भी मनमानी कहानी सुना दोगे और हम उसे मान लेंगे, तुम्हारे पास में अभी भी कोई प्रूफ नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये अभी भी एक्सोलोटिक ड्रैगन आई है। मिंग कहता है किसने कहा मेरे पास में प्रूफ नहीं है, मेरे पास में प्रूफ है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मॉन्स्टर ड्रैगन आई को यूज करने पर इसे यूज करने वाले की तुरंत मौत हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब मॉन्स्टर ड्रैगन आई के ऊपर बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। आप लोग चाहे तो इसे टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसके ऊपर पॉइजन है या नहीं। अगर इसके ऊपर पॉइजन हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मॉन्स्टर ड्रैगन आई है, और नहीं हुआ तो आप सही होंगे। ये सुनकर जुन कहता है अब मुझे तुम्हारी चाल समझ में आ रही है, तुम्हें पता है ये ड्रैगन आई बहुत ज्यादा कीमती है, इसके लिए बहुत सारे पैसे पे किए गए हैं, इसलिए इसका ओनर कभी भी इसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि इसमें पॉइजन है या नहीं इसको क्रिस्टलाइज वाटर के अंदर डालना होगा, और अगर इस तरह के रेयर मटेरियल्स को क्रिस्टलाइज वाटर के अंदर डाला जाता है तो उनकी पावर कम हो जाती है, जो कि कोई भी करवाना नहीं चाहेगा, और इस तरह से तुम एक सबूत दे दोगे और कोई भी उसे झूठा नहीं कर पाएगा। मिंग कहता है ठीक है, आपको टेस्ट नहीं करना तो मत कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में जिसने इस ड्रैगन आई खरीदा है वो तो इसका टेस्ट करेगा ही, बस फर्क कितना सा होगा वो टेस्ट नहीं होगा। उस टेस्ट को करने पर इस ड्रैगन आई को यूज करने वाले की जान चली जाएगी, वो मर जाएगा, उसके बाद में सबके सामने प्रूफ हो ही जाएगा कि ये मॉन्स्टर ड्रैगन आई है, ना कि जो आपने कहा था एनएक्सटी ड्रैगन आई। जुन कहता है अब ज्यादा नाटक मत करो, तुम अंकल नी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। फिर जुन नी से कहता है अंकल नी अब मुझे भरोसा रखिए, इसके अंदर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है, आप बस बिंदास का यूज कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, केवल आपका लेवल अप होगा। आप मेरा भरोसा रखिए कि आपको मुझे भरोसा नहीं है, आपको तो इस लड़के की बात भी नहीं सुननी चाहिए, ये लड़का है ही क्या, केवल एक हाई स्कूल का स्टूडेंट, इसकी नॉलेज मेरी नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर नी नाम का बंदा सोचने लगता है इस जुन के लिए ये कहना तो आसान है, क्योंकि इसकी जान खतरे में नहीं है, खतरे में मेरी जान है, क्योंकि इस ड्रैगन आई का यूज मैं करने वाला हूँ, इसको मैंने खरीदा है, मेरा तो मन कर रहा है इस ड्रैगन आई का यूज इस जुन के ऊपर ही कर दूं। अगर ये जिंदा रहा तो बाकी की ड्रैगन आई का यूज मैं कर लूंगा, अगर मर गया तो प्रूफ हो जाएगा जुन गलत है और ये लड़का सही है। ये सोचने का तो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एल्डर नी क्या हो जाती है, नी तुमने इस ड्रैगन आई को 6 मिलियन में खरीदा है, मैं तुम्हें 8 मिलियन देता हूँ, इस ड्रैगन आई को मुझे बेच दो। इस ड्रैगन आई खरीदने के बाद में हम यहीं के यहीं इसके ऊपर टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर पॉइजन है या नहीं। अगर इस टेस्ट के कारण इस ड्रैगन आई की पावर कम भी हो जाती है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको नहीं कहता है एल्डर निंग आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और आप इस लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। यहाँ बात बिल्कुल भी मेरे पैसों की नहीं है, यहाँ बात मेरी जान की है, इसलिए मैं खुद ही इस ड्रैगन आई के ऊपर टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और वो टेस्ट हम यहीं करेंगे। टेस्टिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उन सभी को यहीं पे मंगवा लीजिए। ये सुनकर जुन को बहुत गुस्सा आता है। जुन कहता है आप लोग मुझे भरोसा नहीं है, मैंने कह दिया ना ये इक्वलिटिक ड्रैगन आई है, लेकिन चलो ठीक है, आप सभी ने दिखा दिया है कि आपको मुझे भरोसा नहीं है, तो फिर ठीक है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, हम केवल अपना टाइम और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद टेस्टिंग का सामान वहाँ पे आता है। एल्डर निंग खुद उस ड्रैगन आई को टेस्ट करता है, वो उसका छोटा सा चीरा लगाता है, जैसे उस ड्रैगन आई के अंदर एक छोटा छेद होता है वहाँ पे चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। इसे सुनकर जुन कहता है देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या इस तरह की खुशबू किसी पॉइजन के अंदर से आ सकती है। इसके बाद में एल्डर निंग उस आई के अंदर से एक छोटा सैंपल बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर एक टेस्ट करते हैं।
टेस्ट के रिजल्ट से पता पड़ता है उस ड्रैगनाई के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है। एल्डरनिंग कहते हैं ये हाई स्कूल का स्टूडेंट मिंग बिल्कुल सही कह रहा है, इस ड्रैगनाई के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है। अगर कोई भी इस ड्रैगनाई को यूज करेगा तो तुरंत मर जाएगा। और जुन ने जो कहा था ये एक्सोटिक ड्रैगनाई है, ये पूरी तरह से बकवास है। एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को जुन से ज्यादा नॉलेज है। ये सुनने के बाद में शीनिंग और आसपास बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। और वहीं वो नी नाम का बंदा जिसने उस ड्रैगनाई को खरीदा था वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो जुन को बहुत ज्यादा गुस्से से घूरने लगता है, जिससे जुन बहुत डर जाता है। और मिंग को कुछ कंट्रोवर्सी पॉइंट मिलते हैं क्योंकि मिंग ने नी नाम के बंदे की जान बचाई और साथ ही